नाउ वील स्टडी अबाउट जावा आर्किटेक्चर। तो जावा आर्किटेक्चर जो है इट इज़ कलेक्शन ऑफ JVM, JRE एंड JDK। अब ये होता क्या है, वील अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। तो जावा आर्किटेक्चर में सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जो हमें एक जावा प्रोग्राम क्रिएट करने में लगते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एवरी प्रोग्राम। और जावा आर्किटेक्चर में इट एक्सप्लेन्स ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ हाउ प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। कैसे प्रोग्राम कंपाइल होता है, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे वो रन होता है, ये सारा प्रोसेस इज़ इंक्लूडेड इन जावा। जावा का जो आर्किटेक्चर है वो एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिसको हम कहते हैं वोरा। वोरा मीन्स राइट वंस एंड रन एनीवेयर। मतलब कि इफ़ वी राइट अ प्रोग्राम वंस, फॉर एग्जांपल वी रोट इट इन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हमने कंपाइल करा एंड वो बाइट कोड बन गया, लाइक हेयर इन दिस डायग्राम वी कंपाइल्ड इट एंड इट बिकेम अ बाइट कोड। अब वी कैन रन दिस बाइट कोड ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, बी इट विंडोज़, बी इट लिनक्स। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वोरा. So this is the graphical representation of how a Java architecture works. So first we write the program and we save it as a .java file. अब ये जो फाइल है it will be compiled by the compiler. जैसे ही कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा it is generated as a byte code. अब हमारे पास एक बाइट कोड की फाइल आ गई है जो कि JVM एग्जीक्यूट करेगा. JVM stands for Java Virtual Machine and we'll read about it कि क्या होता है. And when JVM executes it, it doesn't matter be it any operating system, Linux हो, Windows हो, Mac OS हो, ये बाइट कोड हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेम ही आउटपुट देगा. So this is how Java architecture works. Now let us understand in detail components of Java architecture. So there are three main components of Java architecture. First is Java Virtual Machine, JVM. So we know that our Java program can run on any of the platforms. ये इसीलिए ही पॉसिबल होता है क्योंकि हमारे पास JVM है. ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर है जावा का, ये इसीलिए ही पॉसिबल है बिकॉज आर Java architecture contains Java Virtual Machine, JVM. So the main task of JVM is to convert the byte code into machine code. तो ये JVM हर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है एंड इट कन्वर्ट्स द बाइट कोड इनटू द मशीन कोड. तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, इट फर्स्ट लोड्स द कोड इनटू द मेमोरी, फिर उसको वेरीफाई करेगा एंड देन उसको रन करेगा. सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ जावा आर्किटेक्चर इज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, JRE. तो JRE क्या होता है? सो JRE सॉफ्टवेयर है, इट बिल्ड्स अ रन टाइम इन्वायरमेंट. ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट बिल्ड करता है जिसपे हम जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. सो दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट combines all the needed libraries and starts JVM to execute it. जो भी प्रोग्राम होता है उसमें कुछ भी लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं या क्लासेस चाहिए होती हैं, वो JRE प्रोवाइड करता है. एंड वो प्रोवाइड करने के बाद इट टेल्स JVM कि हाँ अब यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. सो दिस इज़ JRE. The third component of Java architecture is Java Development Kit, JDK. So JDK is also a software development environment used to develop Java applications and applets. तो JDK हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ डेवलपमेंट टूल्स ऐड करने होते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ. तो JDK क्या करता है, इट एड सम डेवलपमेंट टूल्स टू द प्रोग्राम एंड देन आस्क JRE to execute it. Then JRE adds all the required libraries and classes and asks JVM to execute it. So this is the entire architecture of Java and how the program works. So अब हम बात करेंगे जावा टोकन्स के बारे में. तो जो भी छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं या जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके प्रोग्राम बनाते हैं उनको हम टोकन्स कहते हैं. तो दे आर द स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग एंड दे आर मीनिंगफुल टू द जावा कंपाइलर. जो जावा
कंपाइलर इस कोड को, प्रोग्राम को कंपाइल करता है, उसमें ये सारे टोकन्स का स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला टोकन होता है कीवर्ड। सो कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड या रिजर्व्ड वर्ड्स जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, एंड इनको हम एज अ वेरिएबल या एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड इज़ इफ़, लॉन्ग, इनफ, फ्लोट, कैर, वॉइड, फाइनली, है ना, इम्पोर्ट। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ टोकन इज़ लिटरल्स। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं इन सोर्स कोड। जैसे हमने इंटीजर किसी को डिफ़ाइन कर दिया, किसी वेरिएबल को हमने इंटीजर लिख दिया, तो उसका क्या मतलब है कि वो इंट वैल्यू स्टोर करेगा, तो उसको हम लिटरल कहते हैं। तो वंस इट हैज़ बीन डिफाइंड एंड इट कैन नॉट बी चेंज। अगर हम ऐसे लिख देते हैं इंट ए, हमने इसको डिफाइन कर दिया, तो मतलब कि ए वुड ओनली कैरी एन इंटीजर वैल्यू। अगर हम उसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखेंगे तो इट विल प्रोड्यूस एन एरर। थर्ड टाइप ऑफ टोकन इज़ ऑपरेटर। तो कोई भी स्पेशल सिंबल जो हमारे कंपाइलर को बताता है कि हाँ ये वाला टास्क परफॉर्म करो, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, आई थिंक इससे तो आपको नॉलेज होगी कि ऑपरेटर क्या होता है, बट स्टिल अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लो डिवीजन, ये सारे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जब हम किसी को वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं ए इज़ इक्वल टू 5 या ए प्लस इज़ इक्वल टू 5, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि ए की जो वैल्यू है उसमें 5 प्लस कर दो। तो दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, ये सारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेपरेटर्स। सेपरेटर्स हम यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन के साथ, कोई भी ब्लॉक जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, इफ़ एल्स के साथ, पैरामीटर्स डिफाइन करने के लिए। मतलब जहाँ भी आपको ये ब्रैकेट्स दिखेंगे इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस है, ये स्क्वायर वाले हैं, तो ये सारे इनको बोलते हैं सेपरेटर्स। सेपरेटर्स में कोलन भी आता है, सेमी कोलन भी आता है, कॉमा भी आता है, इज इक्वल टू, ऑल दीज आर सेपरेटर्स। Then another type of token is comments. If you want to define something which you provide in your program for your own understanding and not for the compiler to read it, उसको हम कहते हैं comments। जो सिर्फ हमारी या फिर यूज़र की या फिर जो भी बाद में प्रोग्राम पढ़ेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा जाता है, उसको हम कमेंट्स कहते हैं। तो अगर हमें सिंगल लाइन में लिखना होता है तो हम ऐसे करके सिंगल लाइन में लिखते हैं। अगर वो मल्टीपल लाइन का होता है तो उसमें वी ड्रू लाइक दिस, एंड ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गया, एंड देन थर्ड लाइन पे हम एंड करके ऐसे लिखते हैं। सो दीज आर कमेंट्स। सो दिस इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा टोकन्स। अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल एक वर्ड है जो दो वर्ड से कॉम्बिनेशन है, वेरी और एबल, जिसका मतलब होता है कि द वैल्यू कैन बी चेंज्ड। तो अ वेरिएबल आर कंटेनर्स दैट स्टोर डेटा वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो ईच वेरिएबल इन जावा हैज़ अ टाइप दैट डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ अ मेमोरी, द रेंज ऑफ द वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड एंड ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द वेरिएबल। एग्जाम्पल लेते हैं हम वेरिएबल का। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है वेरिएबल। जैसे हमने लिखा, जैसे ये हमारा सिंटैक्स है कि पहले हम डेटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन करते हैं और जो भी उसमें वैल्यू स्टोर करनी है वो डिफ़ाइन करते हैं। एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो हमारी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है, और हमारे वेरिएबल का नाम है नेम, और वो वैल्यू स्टोर कर रहा है नेम जॉन। सो दिस इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग विच स्टोर्स अ वैल्यू जो है जॉन। So this is a basic understanding of what is a variable. There are various type of variables which we'll discuss further in our videos. So let's have a look on our first program in Java. ठीक है, तो in the very first line we have written public class welcome program, ठीक है। तो हमने यहाँ पे public क्यों लिखा है?
क्योंकि वी वांट कि इसको सारे क्लासेस एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। अभी तक इतना ही समझिए। हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एंड उसका भी क्या मतलब होता है वो भी हम इन फ्यूचर अपना समझेंगे। तो हम लिखते हैं ऐसे क्लास, और जो भी हमें क्लास का नाम देना होता है, तो यहाँ पे जो वेलकम प्रोग्राम है ये क्लास का नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद द वेरी नेक्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जैसे हमने सी में मेन फंक्शन बनाते हैं, ये वाली स्टेटमेंट हम जावा में मेन फंक्शन बनाने के लिए लिखते हैं। हम कैसे लिखेंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें हम पास करेंगे स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्स, और उसके बाद वील स्टार्ट आर कर्ली ब्रेसेस, जिसका मतलब है कि ये ब्लॉक जो है ये मेन फंक्शन का है, ठीक है। अब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का भी क्या मतलब होता है, वील अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें प्रिंट कर रहे हैं हम वेलकम टू ग्रेडअप BCA। तो प्रिंट के लिए हम सी में लिखते थे प्रिंट F, ठीक है। बट इसमें हम क्या लिख रहे हैं? system.out.println। इसमें सिर्फ प्रिंट भी लिख सकते हो। प्रिंट ln का मतलब होता है कि द प्रिंट वुड कम इन द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन में प्रिंट होगा हमेशा, तो इसलिए हम प्रिंट ln लिखते हैं। और जो भी हमें प्रिंट करना है उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देते हैं। देन वील क्लोज द मेन फंक्शन एंड देन वील क्लोज द class. So this is how a program looks like in Java. So this statement public static void main string arg is a signature standard method जो जावा में हम यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ ऑफनली आस्क्ड इन एग्ज़ाम्स कि भाई इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एवरी वर्ड का मतलब बताओ। तो इसमें जो पब्लिक स्टैंड्स फॉर कि इट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, दैट दिस function main function is accessible from anywhere. The static word here means कि ये जो क्लास है इट बिलोंग्स टू इट सेल्फ, मतलब कि कोई इसका ऑब्जेक्ट भी ना हो फिर भी ये क्लास रन करेगी। थर्ड इज void. Void is a kind of data type. Void means that this class does not return anything, does not return any value. Main is the name of the function. जो कंपाइलर जब रन कर रहा होता है इट फाइंड्स फॉर दिस नेम कि मेन कहाँ है, वहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगी, ठीक है। सो इट इज़ वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। और ये जो स्ट्रिंग आर्ग है ये यूज़ करते हैं जब हमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स मतलब जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम अगर हमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना होता है उसको हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और ये स्ट्रिंग आर्ग उसके लिए यूज़ होता है। सो ये एग्जाम्पल कोड है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हम देखते हैं इसमें आपको कितनी चीज़ें डिटेल में समझ आ रही हैं। सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करा है क्लास, क्लास का नाम। फिर हमने मेन फंक्शन डिफ़ाइन करा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्स करके। फिर हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन करा है इंट नम, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में हमने इसको वैल्यू दे दी है दैट इज़ 100। फिर हमने इसमें प्रिंट करवाया है वेलकम टू ग्रेडअप BCA, एंड देन वी हैव आस्क्ड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ नम, एंड वी राइट लाइक दिस जब हमें उस नंबर को यहाँ पे कॉल करना होता है, यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए। नेक्स्ट लाइन में हमने एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन परफॉर्म करा है। हमने नम में वैल्यू स्टोर कराई है नम इंटू 2, तो हमारा नम 100 है तो 100 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे। और हमने इसको भी प्रिंट करवा दिया है कि वैल्यू ऑफ नम इंटू 2 प्लस नम, तो यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू है नम की जो ये है ये प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा नज़र आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो जब भी हमें जो हमारा प्रोग्राम है उसके हमने एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना होता है, फ़्लो को कंट्रोल करना होता है कि हम ये करें या ये करें, डिसीजंस मेक करने होते हैं या कुछ एक्शंस को रिपीट करना होता है, लूप में चलाना होता है, उसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें हम डिसीजंस बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, कुछ भी कंडीशन हो वो देके। तो जैसे हिंदी में अगर हम बोलें तो अगर
ये हो तो ये कर दो या फिर ये कर दो। तो इफ़ कंडीशन होती है, इफ़ एल्स होती है या एल्स इफ होती है। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन में हम कैसे लिखते हैं कि इफ़, अगर हम लिखते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू 1, तो प्रिंट कर दो कुछ भी। तो वो कह रहा है कि अगर ए जो है वो 1 है तो ये प्रिंट कर दो। ये इफ़ स्टेटमेंट होती है, ये इफ़ का ब्लॉक है कर्ली ब्रेसेस वाला। ऐसे ही इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है कि अगर एज ग्रेटर दैन 18 है तो आप ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, या फिर हम क्या लिखते हैं एल्स, एल्स ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। तो ये होता है इफ़ एल्स कंडीशन। ऐसे ही एल्स इफ होता है जब हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं चेक करने के लिए, तो हम इफ़ लिखते हैं, फिर उसके बाद एल्स इफ वाला ब्लॉक होता है, फिर उसके बाद लास्ट में एल्स होता है। और ये एल्स इफ वाले ब्लॉक्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे क्लास का नाम है एग्जांपल। हमने मेन फंक्शन डिफ़ाइन करा है, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का जिसका नाम है नंबर और इसकी वैल्यू है 7। अब हमने यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाई है, तो इफ़ स्टेटमेंट कह रही है कि अगर नंबर ग्रेटर है 10 से तो हमारा जो प्रिंट हो क्या होगा, नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10। एल्स इफ अगर नंबर ग्रेटर है 5 से तो हमारा प्रिंट होगा नंबर इज़ ग्रेटर दैन 5 बट लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, और एल्स अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है, या ना ही वो 10 से बड़ा है ना ही वो 5 से बड़ा है, तो वो क्या प्रिंट कर दे कि नंबर इज़ लेस देन 5। सिंस हमारा नंबर 7 है तो उसके बेसिस पे वो कौन सी कंडीशन पे जाएगा, वो एल्स इफ वाली कंडीशन रन करेगा और प्रिंट कर देगा कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10। नेक्स्ट हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। अगर हमें कोई भी ब्लॉक या फिर कोई भी स्टेटमेंट हमें रिपीट पे चलाना होता है, मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना होता है, उसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सबसे मोस्टली यूज्ड लूपिंग स्टेटमेंट इज़ फॉर लूप। ठीक है, और हम उसी के बारे में भी पढ़ेंगे कि फॉर लूप कैसे काम करता है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर अबाउट फॉर लूप, बट हम फिर भी इसके वर्किंग समझेंगे कि फॉर लूप कैसे काम करता है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्लास बनाई है एग्जांपल नाम की, हमने मेन फंक्शन डिफ़ाइन करा है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल भी डिफ़ाइन कर दिया है। ये हमारा मेन एग्जीक्यूशन है जो हमें देखना है फॉर लूप। तो हम लिखते हैं फॉर, उसके बाद हम एक वेरिएबल इसमें इनिशियलाइज़ करते हैं इंट आई इज़ इक्वल टू 0। तो अभी हमारा आई 0 है। सेकंड ब्लॉक, इसमें जो सेकंड पार्ट होता है ये होता है कंडीशन कि आई कहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि आई तब तक चले जब तक वो 5 से कम है। और लास्ट वाले पार्ट में हम ये लिखते हैं कि आई इसके एग्जीक्यूशन के बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ये इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीमेंट हो रही है। तो सबसे पहले आई 0 है, फिर वो चेक करेगा कि इज़ आई लेस देन 5, येस इट इज़ लेस देन 5, तो वो ब्लॉक में आ जाएगा, ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके ब्लॉक में क्या है, स्टेटमेंट प्रिंट करने की स्टेटमेंट है कि दिस इज़ आइटरेशन नंबर और जो भी आई है। तो करेंटली आई 0 है तो हमारा आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा दिस इज़ आइटरेशन नंबर 0। सिमिलरली ऐसे ही इट विल वर्क। अब ये आई 0 था तो आई प्लस प्लस करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो इट विल बी 1 नाउ। अब फिर से ये चेक होगा, अब आई जो है हमारा 1 हो गया। इज़ आई लेस देन 5, इज़ 1 लेस देन 5, येस। तो अब ये फिर से ब्लॉक में जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट होगा, दिस इज़ आइटरेशन नंबर 1, दिस विल बी प्रिंटेड इन द आउटपुट। ये प्रोसेस रिपीट होगा जब तक आई 5 नहीं हो जाता, जब ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। दिस इज़ हाउ फॉर लूप वर्क्स।